Assalamualaikum and what's up guys, hopes you all are in good of your spirits. So guys, today we will be discussing one of the most important topics of neonatology, that is jaundice neonatorum. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेबी है उसमें एक्सेसिव बिलीरुबिन आपको नज़र आएगा इन इट्स ब्लड. ठीक है, यानी बेबी के ब्लड में जब बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन होगा तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है नियोनेट्स में. ठीक है, अब बिलीरुबिन क्यों ज़्यादा होता है? असल में होता ये है कि हम इसका पहले ना मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं कि जब आपके पास आरबीसीज टूटेंगे, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन उसमें से निकलेगा. ठीक है, अब हीमोग्लोबिन हीम ऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में आपके पास हीम और ग्लोबिन में जो है वो फर्दर टूटता है. ठीक है, अब जो आपके पास ये हीम है इट ब्रेक्स डाउन इनटू पोर्फायरिन एंड आयरन. ठीक है, जबकि जो ग्लोबिन है ये आपके पास फर्दर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है. ठीक है, अब हीम जो कि टूटा है पोर्फायरिन और आयरन में, इसमें से जो पोर्फायरिन कंपोनेंट है ये फर्दर टूटता है कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड बिलीवर्डिन में. ठीक है, ये जो बिलीवर्डिन है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस बिलीरुबिन रिडक्टेज, ये बिलीवर्डिन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बिलीरुबिन. ठीक है, अब आपके पास जो बिलीरुबिन होता है ना, ये वाला जो बिलीवर्डिन के बाद बनता है, ठीक है, बाय व्हेन बिलीवर्डिन इन द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन रिडक्टेज इज कन्वर्टेड इनटू बिलीरुबिन. तो ये जो बिलीरुबिन है दिस इज़ बेसिकली अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. ठीक है, और ये फैट सॉल्युबल होता है. ठीक है, अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये आपके पास एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाता है. ठीक है, और ये सीएनएस को कोई भी टॉक्सिक अफेक्ट जो है वो नहीं प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, इट कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एल्ब्यूमिन बाय मेनी ड्रग्स, लाइक जिसमें आपके पास सल्फोनामाइड्स आ जाएंगे. ठीक है, एंड देयर आर मेनी अदर ड्रग्स. ठीक है, लाइक इवन विटामिन के या फ्री फैटी एसिड्स, कुछ भी जो है एनी सच कंपोनेंट कैन डिस्प्लेस दिस बिलीरुबिन फ्रॉम एल्ब्यूमिन. ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि बेसिकली ये जो एल्ब्यूमिन है ना, जो कि इसके साथ बाइंड कर जाता है बिलीरुबिन के साथ, ये उसको हेल्प करता है टू ट्रांसपोर्ट टू लिवर. ठीक है, सो बेसिकली दिस एल्ब्यूमिन इज़ हेल्पिंग द बिलीरुबिन टू मूव टूवर्ड्स द लिवर. ठीक है, अब बिलीरुबिन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, या फिर आपके पास फेनोबार्बिटोन भी ये काम कर सकता है. इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. ठीक है, अब लिवर में होती है बेसिकली इसकी कॉन्जुगेशन. बिफोर एंटरिंग द लिवर इट वाज अनकॉन्जुगेटेड, और लिवर में होगी अब इसकी कॉन्जुगेशन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज़ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज. ठीक है, अब ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये आपके पास बाइल में आपके पास सिक्रीट हो जाता है. ठीक है, अब आपने याद रखना है बाइल में क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है तो कुछ जो बाइल है ना दैट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड टू द लिवर. ठीक है, थ्रू इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन. ठीक है, जिसकी वजह से फिर वही बिलीरुबिन जो है उसकी दोबारा से कॉन्जुगेशन होती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और फिर वो दोबारा से बाइल में सिक्रीट होता है. खैर, अब ये जो बाइल है ये आपके पास जाएगा गट में. अब आपको पता है गट में होते हैं बैक्टीरियाज, और वो बैक्टीरियाज कन्वर्ट कर देंगे इस बाइल के अंदर जो बिलीरुबिन है इनटू स्टर्कोबिलिन, जो कि आपके पास फीसेस में एक्सक्रीट होगा, और ये कन्वर्ट कर देगा यूरोबिलिन में, जो कि आपके पास यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा. ठीक है, सो आई होप आपको ये जो नॉर्मल बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म है ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब अगर एक्सेसिव आपके पास बिलीरुबिन बनना शुरू हो जाएगा ब्लड में तो वो जॉन्डिस करवाता है आपके न्यूनेट्स में, न्यूबॉर्न्स में. ठीक है, अब आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि जो शुरू में बिलीरुबिन है दैट इज़ अनकॉन्जुगेटेड, और उसको आप इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहेंगे. ठीक है, या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कह सकते हैं. ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है या पैथोलॉजिकल इसकी कॉजेज़ भी हो सकती हैं. ठीक है, यानी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनीमिया या इनडायरेक्ट बिलीरुबिनीमिया, जब ज़्यादा बिलीरुबिन बनना शुरू हो जाता है, इसकी कॉजेज़ आपके पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकती हैं. ठीक है, और जो आपके पास कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलीरुबिनीमिया है, मतलब लिवर में कॉन्जुगेशन के बाद अगर एक्सेस अमाउंट में आपके पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनना शुरू हो जाए तो दैट इज़ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनीमिया या डायरेक्ट बिलीरुबिनीमिया, और इसकी कॉज हमेशा पैथोलॉजिकल ही होती है. ठीक है, अब हमारे पास अगर
अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कंडीशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कर्निक्ट्रस, ठीक है, कर्निक्ट्रस, ठीक है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन CNS में जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कर्निक्ट्रस होता है, ठीक है। सो ये था एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट अबाउट जॉन्डिस नियोनेटोरम, ठीक है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट्स टाइप्स लाइक अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिनीमिया कैन कॉज जॉन्डिस एंड कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिनीमिया कैन ऑल्सो कॉज जॉन्डिस, ठीक है। फिर मैंने आपको इसका मेटाबॉलिज्म भी बता दिया। अब इसके हम कॉजेज देखते हैं। अगर तो आपके पास अनकॉन्जुगेटेड सिर्फ बिलिरुबिन ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मतलब लिवर में आने से पहले जो है ड्यू टू एक्सेसिव RBCs ब्रेकडाउन आपके पास एक्सेसिव जो है वो बिलिरुबिन हमारे पास यहाँ पे बनना शुरू हो गया है, ठीक है, यानी एक्सेसिव अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनना शुरू हो गया, तो दैट माइट बी ड्यू टू एनी प्री हेपेटिक कॉज, क्योंकि ऑब्वियसली लिवर में आने से पहले जो है वो बिलिरुबिन यहाँ पे आपके पास एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, सो इसकी ऑब्वियसली कोई प्री हेपेटिक कॉज होगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई पोस्ट हिपैटिक कॉज है तो उसकी वजह से फिर आपको नज़र आएगा कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब लिवर के बाद आपको कोई ऐसा मसला नज़र आ रहा है पेशेंट में, ठीक है, और दैट इज़ कॉजिंग जॉन्डिस, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसकी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही एंड इट इज़ कॉजिंग पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, या आप कह सकते हैं इसकी कॉज जो है दैट इज़ पोस्ट हिपैटिक कॉज, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास दोनों कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम लाइज विद इन द लिवर और मे बी इट लाइज विद इन लिवर्स एंजाइम्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि वाई जॉन्डिस इज़ मोर कॉमन इन नियोनेट्स, ठीक है, क्योंकि आपके पास नियोनेट्स में हीमोग्लोबिन मास बहुत हाई होता है, अबाउट 18 to 20 ग्राम्स पर DL, ठीक है, इसलिए आपके पास जॉन्डिस इज़ मोर कॉमन इन न्यूबॉर्न्स, ठीक है। इसके अलावा जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, और उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है अबाउट 60 to 70 डेज़, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स दैट जॉन्डिस इज़ मोर कॉमन इन न्यूबॉर्न्स, ठीक है। फिर आपके पास अब हम डिस्कस कर लेते हैं अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया को, ठीक है। अब यानी इसमें आपके पास जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, तो इसकी क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, ठीक है, तो इसमें मोस्टली आपको मैंने बताया था प्री हिपैटिक कॉजेज़ होंगे, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज़ इन बिलिरुबिन प्रोडक्शन, और बिलिरुबिन प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगी अगर RBCs की हेमोलिसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट एटियोलॉजी माइट बी ड्यू टू हेमोलिसिस या इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास डिफेक्टिव बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन है, मतलब लिवर में बिलिरुबिन कॉन्जुगेट ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, और इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपके पास बनना शुरू हो जाएगा, उसकी कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगी, यानी डिफेक्टिव बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन की वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास डिफेक्टिव बिलिरुबिन क्लियरेंस है फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, तो फिर भी आप कहेंगे कि आपके पास अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, ठीक है। अब इसकी कुछ कॉजेज़ हैं, वो क्या होंगी? कॉजेज़ माइट बी फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, लेकिन फिजियोलॉजिकल कॉज इज़ मोस्ट कॉमन, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ पैथोलॉजिकल कॉजेज़ भी आ जाती हैं जिनमें आपको अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने को मिल सकता है, लाइक इन केस ऑफ हेमोलिटिक एनीमियाज, जिनमें आपके पास ABO या RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है, या G6PD डेफिशिएंसी का अगर कोई केस है, सेप्सिस है, कोई ड्रग्स है, स्फीरोसाइटोसिस का केस है, ठीक है। फिर अगर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, तो पॉलीसाइथीमिया आपको नज़र आता है मोस्टली इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर, या पोस्ट मैच्योरिटी या शॉर्ट फॉर गेस्टेशन एज इन्फेंट्स हैं, या अगर कोई डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग है तो उनमें भी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, ठीक है, या फीटो मैटरनल या फीटल ट्रांसमिशन हुई है तो उसमें भी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, एंड पॉलीसाइथीमिया की वजह से आपके पास अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो सकता है। सो हमने देखा पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में एक तो हेमोलिटिक एनीमियाज, जो कि इन डिफरेंट केसेस में आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया की वजह से भी अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो सकती है, उसकी भी हमने डिफरेंट देख ली
केसेस जिनमें पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ब्लड एक्स्ट्राविजेशन जो कि आपको सिफिल हीमाटोमा या ब्रूसेस में नज़र आता है, तो उसमें भी आपके पास अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क कैन ऑल्सो कॉज, देन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का अगर डिफेक्ट है एज सीन क्रेगलर नजर सिंड्रोम या गिलबर्ट सिंड्रोम, तो उसमें भी आपके पास अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है, ठीक है। देन कोई मेटाबॉलिक कॉज है लाइक गैलेक्टोसीमिया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसमें भी आपको अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इंक्रीज्ड एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन है, जैसे कि पैरेटिक आइलियस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या पाइलोरिक स्टेनोसिस में नज़र आती है, ठीक है, तो इन केसेस में भी फिर आपके पास अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया देखने को मिल सकता है। सो दीज आर द कॉजेज़, ठीक है, ऑल आर द पैथोलॉजिकल कॉजेज़, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या फिजियोलॉजिकल कॉज है आपके पास जॉन्डिस का, ठीक है, यानी अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया का। सो मोस्टली दिस इज़ द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन एंड इट अकर्स इन अपेरेंटली हेल्दी इन्फेंट्स, ठीक है। अब आपके पास जो क्लिनिकल जॉन्डिस है ना, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बेसिकली जो है ये आपको हेल्दी इन्फेंट्स में नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ फिजियोलॉजिकल, ऑब्वियसली ये आपके पास हेल्दी इन्फेंट्स में नज़र आएगा, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि मोस्टली इट अपेयर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एज, ठीक है, मतलब बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के 24 घंटे बाद जो है आपको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उस बच्चे में नज़र आना शुरू होगा, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि ये जो जॉन्डिस है ना, ये अपने पीक पे, यानी जो बिलीरुबिन है वो कब अपनी पीक पे पहुंचती है, सो इट मोस्टली रीचेस एट अबाउट 3 to 5th डे आफ्टर बर्थ, ठीक है। और मोस्टली जो टोटल बिलीरुबिन होता है एट 3rd या 5th डे पे, वो टर्म वाले जो इन्फेंट्स हैं उनमें होगा लेस देन 12.9, और जो आपके पास प्री टर्म इन्फेंट्स हैं उनमें होगा ग्रेटर देन 15, ठीक है। सो mg/dl, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो टोटल बिलीरुबिन है इन टर्म या प्री टर्म इन्फेंट्स में, इनमें ये राइज करता है अप टू 3 to 5 days ऑफ आफ्टर बर्थ विद एन अमाउंट लेस देन 5 mg/dl पर डे, मतलब एक दिन में वो लेस देन 5 mg/dl वो राइज करेगा, ठीक है। पर डे वो कितना राइज करेगा, लेस देन 5 mg/dl, ठीक है। और 3rd डे पे या 5th डे पे मैक्सिमम जो टोटल बिलीरुबिन होती है इन टर्म इन्फेंट्स वो कितनी होगी, लेस देन 12.9 mg/dl, और प्री टर्म इन्फेंट्स में इट वुड बी ग्रेटर देन 15 mg/dl, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि ये जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है इन 1 वीक इन केस ऑफ टर्म इन्फेंट्स, ठीक है, और 2 हफ्ते लगेंगे इन केस ऑफ प्री टर्म इन्फेंट्स, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए अबाउट फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। दैन इसकी मैकेनिज्म क्या है कि ज़ाहिर है बिलीरुबिन लोड जो है वो जब बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है, या अगर लिवर में उसका अपटेक नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी हो सकता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, या अगर इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन है बाइल के अंदर तो उसकी वजह से भी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है इन न्यूनेट्स, ठीक है। देन अब हम देख लेते हैं हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसमें आपके पास ना आपको RH इनकम्पैटिबिलिटी का सबसे पहले तो पता होना चाहिए, ठीक है। एंड मैंने आपको जो कॉजेज़ बताई थी अबाउट अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया, उसमें सबसे पहले मैंने आपको हिमोलिटिक कॉजेज़ बताई थी पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कॉज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, और अब हम पैथोलॉजिकल कॉज में सबसे पहली कॉज जो कि हिमोलिटिक डिजीज़ हैं उसमें भी हम RH इनकम्पैटिबिलिटी को पहले डिस्कस करेंगे एंड देन ABO इनकम्पैटिबिलिटी को देख लेंगे, ठीक है। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो मैटरनल और फीटल ब्लड ग्रुप्स है ना, उनमें आपके पास एक तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है और एक रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, यानी RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर आपके पास रीसस ग्रुपिंग में इनकम्पैटिबिलिटी नज़र आ जाए तो दैट इज़ मोर सिवियर देन द ABO इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अब अगर आपके पास मदर का जो RH ब्लड ग्रुप है दैट इज़ RH नेगेटिव, और जो चाइल्ड है दैट इज़ RH पॉजिटिव, तो क्या होगा कि आपके पास जो फीटल सेल्स हैं जब वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर होंगे तो आपके पास जो मदर है वो फॉर्म करेगी NTD, IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो IgG हैं मोस्टली इनका जो रिस्पॉन्स है ना वो एम्पलीफाई हो जाएगा ऑन एनी सेकेंड एक्सपोजर, ठीक है। मतलब
अगर कोई सेकंड प्रेगनेंसी है तो फिर आईजीजी का रिस्पॉन्स ज़्यादा सवेयर होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मे बी इसका रिस्पॉन्स इतना कोई सवेयर जो है वो नज़र ना आए। तो हमारे पास जो रिस्क होता है वो इंक्रीज़ करता है मोस्टली विद पैरिटी, या विद जितने ज़्यादा कॉन्सेप्शंस होती जाएंगी तो उस लिहाज से फिर जो आईजीजी का इफ़ेक्ट है या उसकी जो सवेरिटी है वो भी बढ़ती जाती है इन केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा खैर, अब हम हेमोलिसिस जो है वो आपके पास होती है स्प्लीन में, जिसकी वजह से एनीमिया होगा और जॉन्डिस आपको नज़र आएगा इन बेबी इन केस ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अब अगर शुरू में मतलब प्रेगनेंसी के शुरू में आईजीजी जो है दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, तो सिवियर डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। अगर शुरू में आईजीजी क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, यानी इन द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ की सिवियरिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो क्रॉस करता है एट टर्म, ठीक है, आईजीजी इफ़ द आईजीजी क्रॉसेस एट टर्म, तो फिर एनीमिया जो है वो मॉडरेट होता है, ठीक है। और अगर तो आपके पास आईजीजी क्रॉस करता है ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो फिर आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिल सकती है, कोई लिवर डिजीज़ या कार्डियक फेलियर, हाइपोप्रोटीनीमिया, एसाइटीज़, हाइड्रोप्स जिसमें होगा, ठीक है, एडीमा, और इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो ये सब सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आईजीजी क्रॉस करता है तो तब होगा, ठीक है। सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेजर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी है ना, वो प्रोटेक्ट करती है बेबी को अगेंस्ट आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। किस तरह से? क्योंकि जो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं फीटल सेल्स को आपके मेटर्नल सर्कुलेशन में, ठीक है, बिफोर दे आर सेंसिटाइज्ड बाय द मदर्स इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एनी अदर एंटीबॉडी, ठीक है। सो बेसिकली दीज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, दे आर हेल्पिंग द बेसिकली फीटल सेल्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय मदर्स इम्यून सिस्टम, जो कि ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की एंटीबॉडीज़ लाइक आईजीजी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं, ठीक है, दैट आर मोर हार्मफुल टू द फीटल सेल्स, ठीक है। सो ये हो गया अबाउट आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम देख लेते हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी को। मोस्टली एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी ना आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में देखने को मिल सकती है, और जब मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो और बेबी जो है ही और शी हैज़ अ ब्लड ग्रुप ऑफ ए और बी, ठीक है, तो सिवियर हेमोलिसिस एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी में रेयर होता है, ठीक है। नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी के केस में, और वो मोस्टली आईजीएम होती हैं, ठीक है, और ये आईजीएम एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। जो फीटल ए और बी एंटीजन्स होते हैं ये आपके पास एक वीक मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो आपको पता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ IgM, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द मदर, दे आर बेसिकली न्यूट्रलाइज्ड बाय दीज AB एंटीजन्स ऑफ द फीटस, ठीक है। कूम्स टेस्ट जो है दैट मे बी नेगेटिव इन दिस केस, इन केस ऑफ मीन्स दैट इन केस ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी आपका कूम्स टेस्ट नेगेटिव आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है ड्यू टू IgG एंटीबॉडीज़, ठीक है। फिर आपके पास अच्छा IgG, ठीक, हाँ IG, ओके। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं ऑफ दिस इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने किस तरह से एवेलुएट करना है, फैमिली हिस्ट्री का पूछना है। अगर तो प्रीवियस सिबलिंग्स में आपको जॉन्डिस नज़र आया है तो फिर आपने वो मेंशन करना है, ठीक है, इसका मतलब है कि देयर इज़ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। देन आपने मैटरनल हिस्ट्री लेनी है कि क्या कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कोई बर्थ ट्रॉमा, एस्फिक्सिया, डिलेड कॉर्ड क्लैम्पिंग, प्रीमेच्योरिटी कोई हिस्ट्री, ठीक है, या कोई ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया मदर ने, सल्फोनामाइड्स, एंटीमलेरियल्स या नाइट्रोफ्यूरेंटोइंस का कोई यूज़ है, ठीक है। तो ये हो गया फैमिली हिस्ट्री, मैटरनल हिस्ट्री। फिर आप इन्फेंट की हिस्ट्री लेंगे कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग पुअर थी या कैसी थी, ठीक है। अगर पुअर ब्रेस्ट फीडिंग थी तो इट इंक्रीजेज इंटीरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, और फिर आपको पता है कि उसकी वजह से बिलिरुबिन जो है वो दोबारा और बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन वॉमिटिंग का आप पूछेंगे इन्फेंट्स की हिस्ट्री में, ठीक है,
ऑब्स्ट्रक्शन, सेप्सिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। देन आप डिलेड मेकोनियम पैसेज या इनफ्रीक्वेंट स्टूल्स का पूछ लेंगे इन्फेंट की हिस्ट्री में, ठीक है। फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या नज़र आते हैं इन केस ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी या इन केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें एक तो आपके पास जॉन्डिस नज़र आएगा, वो आपको मोस्टली डे लाइट में बहुत क्लियरली विजिबल होगा। देन आप यूरिन और स्टूल का कलर चेक कर लेंगे, ठीक है। और आपने क्लिनिकली देखना है कि 5 to 7 mg/dl जो है बिलीरुबिन दैट अपेयर्स, अगर 5 to 7 mg/dl बिलीरुबिन है तो वो उसकी जो सिम्टम्स है दे अपेयर फर्स्ट ऑन नोज़, देन ऑन ट्रंक, देन ऑन लेग्स, ठीक है। फिर आपने देखना है कि किन एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, इन केस ऑफ एनिसोफेल हिमाटोमा या पटिकिया या इन केस ऑफ इकाइमोसिस, ठीक है। देन आपने हिपेटोस्प्लीनोमेगैली देखनी है, ऐसे पेशेंट्स में उनमें होती है ड्यू टू हेमोलिसिस, लिवर डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। देन प्लिथोरा देखना है, पोलीसाइथीमिया मतलब वो रूल आउट करना है। देन पेलेट देख लेना है, दैट में बी सीन वेरी विजिबल एंड क्लियर ड्यू टू हेमोलिसिस, ठीक है। पेल पेशेंट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। देन लार्ज इन्फेंट्स ड्यू टू मैटरनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। सो उनमें भी आपको नज़र आ सकती है इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, वेदर RH और एबीओ, ठीक है। उसके बाद प्रीमेच्योर जो पेशेंट्स होते हैं या जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के पेशेंट्स हैं या पोस्ट मैच्योर पेशेंट्स हैं या ऑम्फेलाइटिस, कोरियोरेटिनाइटिस, माइक्रोसेफेली जो इन्फेक्शंस के हैं सारे पेशेंट्स, उनके अंदर भी ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम देख लेते हैं क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करवाएंगे। सो इन्वेस्टिगेशंस इसमें कुछ बेसिक हैं एंड कुछ दैन सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशंस आपको करवानी पड़ेंगी। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आपने करवानी हैं तो उसमें सबसे पहले तो आप सीरम बिलीरुबिन लेवल्स देख लेंगे, टोटल भी देखेंगे, डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल्स और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल्स भी देख लेंगे, ठीक है। फिर आपने CBC टेस्ट करवाना है और रेटिकुलोसाइट काउंट भी देखना है। देन आपने मैटरनल एंड फीटल ब्लड ग्रुपिंग चेक करनी है, ठीक है। फिर आपने डायरेक्ट कून्स टेस्ट करवाना है इन इन्फेंट्स, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। देन कुछ सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन जो आपने करवानी है उसमें आपके पास थायराइड फंक्शन टेस्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन, LFTs आ जाएंगे, टॉर्च एंटीबॉडी फिल्टर टॉर्च एंटीबॉडी टाइटर आ जाएगा, ठीक है। G6PD एंजाइम एसे, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, हाइडा स्कैन, यूरिन एग्जामिनेशन आप करवाएंगे फॉर रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, फॉर चेकिंग द रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस। देन लिवर बायोप्सी भी करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मैनेजमेंट में आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। एक आप फोटोथेरेपी के थ्रू मैनेज करते हैं पेशेंट को, देन आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स के थ्रू मैनेज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप करते हैं कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के थ्रू मैनेजमेंट, ठीक है। सो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।